तो फिल्म शुरू होती है और हम कोल नाम के एक आम से लड़के से मिलते हैं जो इस वक्त एक अनजान आदमी को गिन पॉइंट पर अपने सामने कुर्सी पर बिठाए हुए है। और उन दोनों की बातों से साफ पता चलता है कि कोल कोई पेशावर मुजरिम नहीं है, बल्कि इसने इस आदमी को बस इस लिए पकड़ रखा है क्योंकि वो पिछली रात जबरदस्ती कोल के घर का ताला तोड़कर अंदर घुस आया था। जब कोल गुस्से में इससे बार बार पूछता है कि तुम मेरे घर में किस इरादे से आए थे, तो वो आदमी आगे से कोई ढंग का जवाब नहीं देता और हंसने लगता है, जिस पर कोल का दिमाग घूम जाता है और वो गुस्से में इसे गोली मार देता है। और सीन तेज म्यूजिक के साथ बदलकर एक हफ्ता पहले पर चला जाता है, जहां हम कोल को इसके अपने अंधेरे कमरे में देखते हैं और उसके घर का पूरा सीट अप देखकर हमें अच्छी तरह समझ आता है कि वो कंप्यूटर हैकिंग का बहुत बड़ा माहिर है। वो अपने इस तेज दिमाग को होटलों के सिक्योरिटी सिस्टम हैक करके उनके अकाउंट से पैसे उड़ाने में लगाता है। और बिल्कुल इसी तरह आज इसने एक बहुत बड़े होटल का सिस्टम हैक करने का प्लान बनाया, जिसके लिए वो होटल के बिल्कुल सामने अपनी गाड़ी खड़ी करके अपने लैपटॉप से होटल के वाईफाई से कनेक्ट हुआ और फिर होटल के मैन अकाउंट के अंदर घुसकर सारा पैसा बहुत से नकली अकाउंट्स में ट्रांसफर करके वहां से खामोशी से रफू चक्कर हो गया। लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि ओसुकर नाम का एक चालाक आदमी दूर अंधेरे में खड़ा इसकी हर हरकत पर कड़ी नजर रखे हुए था। और ओसुकर ने अपनी आंखों से देख लिया कि होटल का बैंक अकाउंट अब पूरी तरह साफ हो चुका है, जिसके बाद इसने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से कोल का चेहरा और गाड़ी का नंबर निकालकर उसके घर का पता मालूम कर लिया। अगली सुबह कोल अपने घर में अचानक किसी जबरदस्त शोर और ताला टूटने की वजह से जागा और जैसे ही इसने घबराकर उठकर दरवाजा खोला तो एक लंबा चौड़ा आदमी धक्का देकर अंदर घुस आया और उसने आते ही कोल पर लातों और घूंसों की बरसात कर दी। और ये वही आदमी था जिसे ओसुकर ने पिछली रात होटल के बाहर देखा था। बाद में वहां ओसुकर खुद आ गया, जो कि असल में इसी होटल का बहुत बड़ा हिस्सेदार था, जिसका अकाउंट कोल ने खाली किया था। और उसने कोल को बालों से पकड़कर दीवार के साथ लगाया और गुस्से से पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया। लेकिन कोल चुपचाप मार खाता रहा और दर्द के मारे कुछ नहीं बोला, जिस पर उसकी अच्छी तरह धुलाई करने के बाद ओसुकर ने इसे आखिरी वार्निंग देते हुए कहा कि ये मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई थी और अगर मैं चाहता तो तुम्हें इसी वक्त पुलिस के हवाले करके सीधा जेल भिजवा सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मेरे लिए भी एक काम करना होगा और उसके बाद तुम आजाद हो। फिर वो कोल को बताता है कि हर दूसरे या तीसरे दिन एक अमीर लड़की इस होटल में आती है और मैंने इसे अपने साथी से बात करते हुए सुना था कि इसके बैंक अकाउंट में पूरे 8 करोड़ रुपए पड़े हैं। इसलिए अगर तुम उसका अकाउंट हैक करके वो सारा पैसा मुझे ला कर दे दो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा और ये पुराना किस्सा भी भूल जाऊंगा। कोल ऐसा गंदा काम करना नहीं चाहता था क्योंकि इसने जिंदगी में पहले कभी किसी मासूम के अकाउंट से इतनी बड़ी रकम चोरी नहीं की थी। मगर अगर वो अब ओसुकर की बात ना मानता तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता और सीधा जेल की सलाखों के पीछे होता। इसीलिए इसे मजबूर होकर ओसुकर की बात माननी पड़ी। और अब जैसे ही इस लड़की की होटल में दोबारा बुकिंग होती है तो ओसुकर फौरन कोल को फोन करके होटल बुलाता है। मगर कोल होटल के बाहर खड़े होकर दूर से इसका अकाउंट हैक नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस दौरान वो इस लड़की पर पूरी नजर रखता है। फिर जब वो लड़की रात का खाना खाकर होटल से निकलती है तो कोल अपनी गाड़ी स्टार्ट करके साए की तरह इसका पीछा करने लगता है और उसके बड़े घर के बाहर अपनी गाड़ी रोककर उसके घर के इंटरनेट से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। लेकिन वहां बाहर सड़क पर वाईफाई के सिग्नल बहुत कमजोर आ रहे थे और इस लड़की का अकाउंट हैक करने के लिए तेज इंटरनेट का होना बहुत जरूरी था, जिसके लिए कोल को मजबूरी में घर की बाउंड्री के अंदर थोड़ा और आगे लान की तरफ जाना पड़ा, जहां वो अंदर से बहुत ज्यादा डरा हुआ था और उसके हाथ पांव कांप रहे थे क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था जैसे वो वाकई किसी के घर में चोरी करने घुसा हो। और फिर घर के बिल्कुल करीब खड़े होकर इसने जल्दी से वाईफाई का सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ा और लड़की का अकाउंट हैक करके सारा पैसा अलग अलग नकली अकाउंट्स में डाल दिया और अपना काम पूरा कर कि वो सीधा ओसुकर से मिलने गया और उसने इसे खुशखबरी सुनाई कि इसने सारा पैसा वापस ओसुकर के अकाउंट में भेज दिया है। ये सुनकर ओसुकर फूले नहीं समाया और उसने हंसते हुए कहा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा और तुम भी मेरे रास्ते में नहीं आओगे, लेकिन हाँ आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि तुमने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक जबरदस्त पार्टी में ले जाना चाहता हूं। और अगरचे कोल वहां जाने से साफ मना कर रहा था, लेकिन ओसुकर ने इसे जबरदस्ती अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। कोल जो पहले ही ऐसी बड़ी और चमकदमक वाली नाइट पार्टियों का बिल्कुल आदी नहीं था, वो वहां जाकर बहुत अजीब सा महसूस कर रहा था। और इसी पार्टी के दौरान कोई चुपके से इसके ड्रिंक में कुछ नशा आवर दवा दे देता है जो सीधी इसके पेट में चली जाती है और इसे बेहोश कर देती है। और फिर बेहोशी की हालत में उसके दिमाग में बार बार इसी लड़की का चेहरा आने लगता है जिसके पैसे इसने अभी चोरी किए थे और इसे ख्वाब में लगता है कि वो लड़की खुद चलकर उसके करीब आ रही है और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सच है या सिर्फ इसका कोई ख्वाब है। खैर को शुक्र इसे इसी रात बेहोशी की हालत में इसके घर के बाहर छोड़ देता है और जब कोल सुबह उठता है तो वही लड़की जिसके साथ इसने इतना बड़ा धोखा किया था वो मुसलसल इसके दिमाग में घूम रही होती है और वो इसे किसी तरह भी अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पाता। इसीलिए वो हर वक्त इसी लड़की के बारे में सोचने लगता है और उसका डेटा ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इस लड़की के किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर उसके बारे में कोई खास बातें मौजूद नहीं थी। तो वो मजबूर होकर अपने एक हैकर दोस्त से बात करता है और इसे कहता है कि सारा का मोबाइल और लैपटॉप हैक कर ले, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें वहां से सिर्फ चंद वीडियोस मिलती हैं जो सारा और उसके भाई की थी और उनके अलावा वहां कुछ खास नहीं था।
लेकिन इस हैकिंग की वजह से वो ये जान जाता है कि सारा रोजाना किस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है, इसीलिए वो आज इसी जगह पहुंच जाता है और सारा के बिल्कुल पास वाली टेबल पर बैठकर इससे बात करने का बहाना ढूंढता है। मगर तभी सारा का खाना तैयार हो जाता है और वो अपना पार्सल लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन कोल सारा के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता, इसलिए वो आज रात फिर उसके घर के चक्कर लगाता है और वहां जाकर इसे पता चलता है कि इसका मंगेतर फ्रांसिस भी वहां आया हुआ था। जब कोल सारा का लैपटॉप हैक करके उनकी आपस की सारी लड़ाई सुनता है और उनकी वीडियोस देखता है तो इसे असल सच्चाई का पता चलता है कि जो पैसे इसने सारा के अकाउंट से उड़ाए थे वो असल में सारा के अपने नहीं थे, बल्कि इसके मंगेतर फ्रांसिस के थे। और अब फ्रांसिस इस बात पर सारा से बुरी तरह झगड़ा कर रहा है और उससे अपने सारे पैसे वापस मांग रहा है। लेकिन सारा खुद सर पकड़ कर बैठी है और इसे बिल्कुल नहीं मालूम कि इसके पैसों के साथ क्या हुआ है और वो कहाँ गायब हो गए हैं। कोल सारा की ये लाचारी और रोना धोना देखकर दिल में बहुत दुखी होता है और जब फ्रांसिस सारा के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है और इसे गुस्से में थप्पड़ भी मार बैठता है तो ये बात देखकर कोल के तन बदन में आग लग जाती है और वो सारा की मदद करने का पक्का इरादा कर लेता है। इसलिए वो सारा को अपने साथ लेकर सीधा ओसुकर के पास जाता है और ओसुकर के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि मेहरबानी करके इस लड़की के पैसे वापस कर दो, क्योंकि सारा इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। लेकिन ओसुकर साफ मकर जाता है और कोल से कहता है कि मैं तुम्हें एक ढेला भी नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा ये मुआहदा था कि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा और तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। और अगर तुमने अब दोबारा मेरे काम में टांग उड़ाई तो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ हैकिंग के सारे पक्के सबूत हैं और मुझे तुम्हें जेल भिजवाने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। जिसके बाद कोल वहां से मायूस होकर निकलता है और दोबारा सारा के पास जाता है और इस आदमी की खोज लगाना शुरू करता है जिससे सारा मिली थी। तो उसे पता चलता है कि इस आदमी का नाम मार्क है और वो एक बहुत ही बड़े सरकारी ओहदे पर बैठा है जो कई किस्म के 2 नंबर कामों में शामिल है और इसी वजह से इसके पास बहुत ज्यादा पावर और काला धन मौजूद है और जो पैसे इसने सारा को दिए थे वो भी इसकी काली कमाई ही थी। अब सारा की मदद करने के लिए कोल मार्क का पूरा चिट्ठा कट्ठा जमा करना चाहता है, इसलिए वो चंद दिनों तक मुसलसल मार्क का पीछा करता है और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी को अच्छी तरह समझता है। और इसे ये भी पता चलता है कि मार्क के साथ एक खतरनाक बॉडीगार्ड है जिसका नाम स्मिथ है, जो हमेशा साय की तरह इसके साथ रहता है। इसी दौरान कोल दोबारा सारा से मिलता है और इस बार सारा इससे खिलकर बात करती है और इस तमाम ज़हनी परेशानी के बावजूद सारा को कोल से बात करने के बाद काफी सुकून महसूस होता है। लेकिन ये सब देखकर कोल के अंदर का पछतावा और ज्यादा बढ़ जाता है कि इसने एक मासूम लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। अब सारा की ये हालत देखकर वो अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला करता है और वो ये सोचता है कि वो शहर के अलग अलग एटीएम्स पर हैकिंग वाली छोटी मशीनें लगाएगा जो कोल को हर निकाले गए पैसे की खुफिया मालूमात भेजेंगी और फिर कोल हर एटीएम से थोड़े थोड़े करके पैसे चुराना शुरू कर देता है। लेकिन इतने सारे कार्ड्स और बैंकों को एक साथ हैक करना पकड़े जाने के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और कोल ये बात अच्छी तरह जानता था, मगर सारा की खातिर वो ये बड़ा खतरा मोल लेते हुए कई रातें जागता रहता है और किसी न किसी तरह रात दिन एक करके पूरे $5 लाख जमा कर लेता है। जब वो अगली रात सारा को ये रकम देने के लिए इसके घर की तरफ जा रहा था तो सारा ने इसे रास्ते में ही देख लिया और आवाज देकर अपने पास बुलाया और कोल ने वो पैसों का चेक चुपके से सारा के हाथ में थमा दिया, जिसे देखकर सारा की आंखें खिली की खिली रह गईं और उसने कोल की तरफ देखकर पूछा कि तुम इतनी बड़ी रकम कहां से लेकर आए हो। तो इस बार कोल ने इससे कोई झूठ नहीं बोला और सच बताते हुए कहा कि मैं एक हैकर हूं और मैंने ही तुम्हारे वो सारे पैसे चोरी किए थे और अब ये पैसे मैंने तुम्हारे लिए ही दोबारा हैक करके जमा किए हैं। लेकिन सारा ने इसका दूसरा जुमला बिल्कुल नहीं सुना और पहला जुमला सुनते ही वो गहरे सदमे में आ गई और घबरा कर कोल को बुरी तरह सुनाने और गालियां देने लगी, जिस पर कोल ने इसे रोककर पूरी बात समझाई कि ये सब मेरी अपनी मर्जी से नहीं हुआ था, बल्कि इस होटल के मालिक ओसुकर को मालूम था कि तुम्हारे अकाउंट में 8 करोड़ रुपए मौजूद हैं और उसने मुझे ब्लैकमेल करके मजबूर किया था और अगर मैंने इस वक्त इसकी बात न मानी होती तो वो मुझे सीधा जेल भेज देता और इस वक्त तो मैं तुम्हें जानता भी नहीं था। जब वो दोनों आपस में ये बात कर ही रहे थे तो सारा के फोन पर मार्क की एक और कॉल आ जाती है और मार्क इसे साफ लफ्जों मैं सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देता है कि वो सारा पैसा जल्दी से जमा कर ले वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर सारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कोल इससे पूछता है कि वो यहाँ से कहीं दूर क्यों नहीं भाग जाती, लेकिन सारा रोते हुए कहती है कि मार्क की पहुंच बहुत दूर तक है और ये मुमकिन नहीं है। और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्क का पर्सनल गार्ड स्मिथ दूर अंधेरे में खड़ा उन दोनों पर गहरी नजर रखे हुए है। फिर वो दोनों अपने कमरों में चले जाते हैं जहां वो अपनी जिंदगियों और अपने खानदानों के बारे में खिलकर बात करते हैं और कोल इसे बताता है कि मेरा दुनिया में कोई अपना नहीं है और मैं किसी को भी ये नहीं बताता कि मैं कहाँ रहता हूँ और मैं तुम्हें भी ये नहीं बता सकता क्योंकि ये खुद तुम्हारी अपनी जान के लिए बहुत जरूरी है। और जब सारा बताती है कि इसका दुनिया में सिर्फ एक छोटा भाई है और उसकी जिंदगी में इसके अलावा और कोई नहीं है तो कोल का दिल भर आता है और वो सारा को बताता है कि ये मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ है जब मैंने किसी के लिए अपने दिल में ऐसे सच्चे जज्बात महसूस किए हैं और मैं हर कीमत पर तुम्हारी मदद चाहता हूँ, चाहे इस वजह से मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। ये सुनकर सारा का दिल भी पिघल जाता है और वो कहती है कि तुम्हें मेरे लिए अब मजीद कोई खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों यहाँ से हमेशा के लिए साथ भाग सकते हैं और वो भी बगैर अपने किसी पैसे की, क्योंकि मुझे मालूम है कि मार्क के पास इसके अपने घर में $1 मिलियन कैश पड़े हैं और वो सारा इसका काला धन है, इसलिए वो इस चोरी के लिए कभी पुलिस को भी नहीं बुलाएगा। तो क्यों ना हम वो पैसे लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाएं और जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर लें। लेकिन कोल इस बात से
साफ इनकार कर देता है क्योंकि इसने जिंदगी में कभी किसी के घर घुसकर ऐसी फिजिकल चोरी नहीं की थी। फिर कोल वहां से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहा था कि जैसे ही वो अपने घर पहुंचा तो उसकी पड़ोसन जल्दी से भागती हुई आई और कहने लगी कि कोई अनजान आदमी जबरदस्ती तुम्हारे घर में घुस गया है, और वो पुलिस को बुलाने ही वाली थी कि कोल ने इसे रोक दिया और कहा कि ठीक है, अब पुलिस मत बुलाए, मैं इसे खुद देख लेता हूं। और फिर कोल बहुत एहतियात के साथ अपने घर के दाखिल हुआ और उसने अपने बचाव के लिए हाथ में एक 20 बाल बीट मजबूती से थाम रखा था। मगर जैसे ही वो आगे बढ़ा तो अचानक इसका सामना मार्क के गार्ड स्मिथ से हो गया, क्योंकि स्मिथ असल में कोल के घर की तलाशी लेना चाहता था, क्योंकि इसे शक था कि कोल ने सारा चोरी किया हुआ पैसा अपने घर में ही कहीं छुपा रखा है, लेकिन इसे वहां कुछ नहीं मिला था। और इसी बात पर कोल और स्मिथ के दरमियान घर के अंदर एक जबरदस्त और खूनी लड़ाई शुरू हो गई और स्मिथ, जो कि एक बाकायदा ट्रेंड बॉडीगार्ड था, इसने कोल को बुरी तरह दबोच लिया और इस पर काबू पा लिया। लेकिन इस बार कोल के हाथ में वो 20 बाल बीट था और उसने अपनी पूरी ताकत से स्मिथ के सर पर दे मारा, जिसकी वजह से स्मिथ का सर फट गया और वो वहीं जमीन पर बेहोश हो गया। फिर कोल ने जल्दी से स्मिथ के भारी जिस्म को घसीटकर अपनी गाड़ी के ट्रंक में डाला और गाड़ी चलाकर शहर से दूर एक वीरान जगह पर चला गया। और जब वो वहां पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी और स्मिथ को भी आहिस्ता आहिस्ता होश आ रहा था और कोल ने इसे बंदूक की नोक पर अपने कब्जे में ले लिया। और ये बिल्कुल वही मंजर है जो हमने फिल्म के बिल्कुल शुरू में देखा था। अब बंदूक की नोक पर खड़ा स्मिथ कोल से पूछता है कि तुम मेरे घर क्या ढूंढने आए थे और तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो स्मिथ ने सीधे सीधे कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने आया हूं। जिस पर कोल ने पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो और तुम ये सब अपने बास के लिए कर रहे हो, तो आखिर तुम्हारे बास को मुझसे क्या चाहिए? तो स्मिथ ने जवाब दिया कि मेरा बास अभी तक तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि इसके जाने से पहले तुम यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाओ, वरना वो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेगा। और दरहकीकत स्मिथ ने कोल और सारा की आपस की सारी बातें छप कर सुन ली थी और वो उनका पूरा प्लान जान चुका था। ये सुनकर कोल को शदीद गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर स्मिथ को गोली मार दी। और ये सब खत्म करने के बाद कोल फौरन गाड़ी भगाकर सारा के पास आया और इसे घबरा कर बताया कि मार्क के गार्ड को सब पता चल गया था, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा और तुम फौरन कोई तरकीब बनाओ चिल्लू, हम मार्क के घर से वो सारे पैसे चरा कर यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन सारा ने मायूसी से कहा कि मार्क के घर से पैसे हासिल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो सारे पैसे इसकी एक खुफिया तिजोरी में बंद हैं, जिसका सिक्योरिटी कोड मुझे मालूम नहीं है। और सारा ने ये बात कोल को पहले बिल्कुल नहीं बताई थी, इसलिए अब उन्हें कोई दूसरा रास्ता निकालना था। और सारा कहती है कि अगर हम किसी तरह इसका फोन हैक कर लें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मार्क अपने फोन से ही घर की हर चीज कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि घर के लॉक और सिक्योरिटी कैमरे भी इसी फोन से लिंक हैं। लेकिन फोन हैक करने के लिए इस तक रसाई हासिल करना जरूरी था। तो सारा ने एक चाल चली और मार्क को कॉल करके रोते हुए कहा कि मुझसे जो गलती हुई इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ, तुम्हारा सारा पैसा बिल्कुल महफूज है और मैं इसे वापस करना चाहती हूँ, क्या तुम एक बार मुझसे मिल सकते हो? और जब मार्क ने इसका हाँ में जवाब दिया तो वो दोनों बहुत खुश हुए, क्योंकि उनका आधा काम तो पहले ही हो चुका था। इसके बाद वो सीधे ओसुकर के पास गए, जिसके होटल में सारा और मार्क अक्सर खाना खाते थे, और कोल उसके लिए एक बड़ा मौका लेकर आया था। और बस ओसुकर को उनके लिए एक छोटा सा काम करना था कि इसे अपने ही होटल में कुछ देर के लिए वेटर बनना था। और बाद में सारा ने किसी बहाने से मार्क का फोन वहां से उठाया और चुपके से कोल के हवाले कर दिया और वहां दौड़ गाड़ी में बैठकर कोल ने इस फोन को हैक करना शुरू कर दिया। और फिर जब हैकिंग का काम पूरा हो गया तो ओसुकर ने बड़ी आसानी से वो फोन वापस उठाया ताकि वो जाकर वो फोन इस आदमी मार्क को वापस दे दे, और वो भी ऐसे अंदाज में कि लगे जैसे मार्क का फोन गलती से दरवाजे पर गिर गया हो। और सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक हुआ, लेकिन मार्क को पता नहीं चला कि कोल वहां गाड़ी में बैठकर ओसुकर की मदद कर रहा था, क्योंकि कोल ने ओसुकर को तेड़ बहुत हैकिंग पहले ही सिखा दी थी। और जैसे ही ओसुकर ने इस फोन को अपने लैपटॉप से जोड़ा तो दूसरी तरफ बैठा कोल पूरा सिस्टम हैक करने लगा। इस फोन के सिस्टम की मदद से कोल ने न सिर्फ मार्क के घर के तमाम सिक्योरिटी लॉक्स खोल दिए, बल्कि वहां के तमाम कैमरे भी बंद कर दिए। और फिर वो सीधा इसके खुफिया लॉकर तक पहुंच गया और इस लॉकर का पासवर्ड भी काफी आसान था। और जैसे ही लॉकर खुला तो उसके अंदर पैसों की एक बहुत बड़ी रकम पड़ी हुई थी, जो कोल ने जल्दी जल्दी निकाल कर अपने बैग में डालना शुरू कर दी। और इस दौरान हमें दिखाया जाता है कि ये लॉकर कलफ के काले धन से भरा हुआ था। और इस पूरे वक्त सारा होटल के अंदर मार्क को अपनी बातों में इतना मसरूफ रखती है कि मार्क को अपने फोन अपने घर के बारे में सोचने का मौका ही ना मिले। और वो इसे यकीन दिलाने के लिए इसके सामने झूठ मूठ कर रोने भी लगती है। और मार्क इसके झांसे में आकर दोबारा इसके साथ रहने की बात मान लेता है। लेकिन जब वो बातें कर रहे थे तो अचानक मार्क को अपने फोन का ख्याल आ जाता है और वो अपनी गाड़ी से उठकर फोन लेने बाहर जाने लगता है। तो ये देखकर सारा अंदर से बिल्कुल घबरा जाती है। लेकिन खुशकिस्मती से ओसुकर बिल्कुल सही वक्त पर अंदर आता है और फोन मार्क को वापस करते हुए कहता है कि सर, आपका फोन पार्किंग में गिर गया था। और इतना सब कुछ होने के बाद सारा वॉशरूम जाती है ताकि वो थोड़ा मुंह हाथ धो सके। और यहाँ फिल्म का सबसे बड़ा और चौंका देने वाला मोड़ आता है, क्योंकि ओसुकर वहां सारा से मिलने वॉशरूम के पास आता है और पता चलता है कि ओसुकर, जिसे हम अब तक सारा का दुश्मन समझ रहे थे, वो दरअसल सारा का ही खुफिया पार्टनर था।
और वो दोनों मिलकर मार्क को धोखा देना और इसे लूटना चाहते थे, और उन्होंने इस पूरे खेल में बेकसूर कोल को सिर्फ एक हैकर के तौर पर इस्तेमाल किया था। और इस मौके पर वो दोनों ये फैसला करते हैं कि ओसुकर वो तमाम पैसे वापस लाएगा जो कोल ने मार्क के घर से चुराए हैं, और फिर वो दोनों कोल को छोड़कर सारा के साथ यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन सारा ओसुकर से कहती है कि कोल एक मासूम आदमी है, इसलिए इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। और यहाँ हमें महसूस होता है कि दिल की गहराइयों में सारा ने अब कोल के लिए सच्चे जज्बात पैदा कर लिए हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि कोल बाहर बड़ी मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि इसका चोरी का मंसूबा जैसे ही पूरा होने वाला था वहीं सब कुछ गलत हो जाता है। क्योंकि जब वो पैसे से भरा हुआ बैग लेकर मार्क के घर से निकलने वाला होता है तो अचानक वहां मार्क की बीवी आ जाती है, और इसे देखकर कोल जल्दी से पिछले दरवाजे से भाग जाता है। लेकिन मार्क की बीवी को घर में कुछ गड़बड़ का एहसास हो जाता है, और वो जाकर अंदर चेक करती है तो इसे पिछला दरवाजा खुला हुआ मिलता है, और वो डर के मारे फौरन मार्क को फोन करती है और सब कुछ बता देती है। जब मार्क को पता चलता है कि इसके घर का पिछला दरवाजा खुला है तो वो फौरन समझ जाता है कि सारा इसके साथ कोई बड़ा खेल खेल रही है, और इसे ये भी पता चल जाता है कि सारा किसी दूसरे आदमी के साथ मिलकर उसका सारा पैसा चुराने की साजिश कर रही है। इसीलिए वो सारा को पकड़ लेता है और इसे जान से मारने की धमकी देता है, और अब सारा की जान सख्त खतरे में थी, इसीलिए वो मार्क के खौफ से झूठ नहीं बोल पाती और रोते हुए सारी सच्चाई मार्क को बता देती है। तभी सारा के फोन पर कोल का कॉल आता है जो इससे पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं। तो मार्क बंदूक की नोक पर सारा को मजबूर करता है कि वो कोल को एक नई जगह पर बुलाए, और मार्क की बंदूक के दबाव में सारा दिखावे के लिए फोन पर कहती है कि वो बिल्कुल महफूज है, और वो कोल को मार्क की बताई हुई इस नई और वीरान जगह पर आने को कहती है, और वो ये नई जगह ओसुकर के साथ भी शेयर कर देती है। जब कोल इस जगह पर पहुंचता है तो हम देखते हैं कि ओसुकर वहां पहले ही पहुंच चुका था, और उसने आते ही कोल की तरफ अपनी बंदूक तान ली थी, और वो कोल से वो पैसों का बैग मांगने ही वाला था कि अचानक वहां मार्क भी अपनी गाड़ी में आ जाता है, और मार्क ने इन दोनों पर अपनी बंदूक तान दी। और अब वहां दोनों मर्द खड़े थे जिन्हें अब अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि इन दोनों को सिर्फ सारा की जान की फिक्र थी। फिर मार्क ने सारा को बंदूक के जोर पर अपने काबू में कर लिया और इसे अपनी मर्जी पर नाचने पर मजबूर किया, और वो सारा को पकड़कर एक ऐसी खास और खौफनाक जगह पर ले आया था जहां इंसानों की लाशें जलाई जाती थीं। और यही वो जगह थी जहां मार्क हमेशा अपने तमाम पुराने दुश्मनों को जिंदा जला दिया करता था। और जब उसने अपने आदमियों को कोल को सबसे पहले इस भट्टी में जलाने का हुक्म दिया तो सारा कोल की जान बचाने के लिए मार्क के सामने गिड़गिड़ाने लगी और रोते हुए दुआएं मांगने लगी, लेकिन मार्क को रहम न आया और उसने गुस्से में सारा को ही गोली मार दी। ये खौफनाक मंजर देखकर कोल का दिल फट गया और वो फौरन मार्क के आदमियों से बचकर सारा के पास पहुंचा और इसे अपने हाथों में उठाकर वहां से भागा। और इसी दौरान ओसुकर जो शदीद गुस्से में मार्क पर हमला आवर हुआ था, इसने मार्क का गला दबा दिया और मार्क को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन तभी मार्क ने जमीन पर पड़ी हुई एक नुकीली लाठी उठाई और इसे पूरी ताकत से ओसुकर के पेट में पीछे से घोंप दिया, जिसकी वजह से ओसुकर को शदीद दर्द हुआ। लेकिन इसके बावजूद इसने मार्क का गला नहीं छोड़ा और मार्क का भी दम घुटने लगा और वो वहीं तड़प कर मर गया। दूसरी तरफ सारा जो कोल की गोद में थी वो भी मरने के बिल्कुल करीब थी और मरने से पहले वो रोते हुए कोल से अपने किए की मुआफी मांगती है और कहती है कि ये सारा चोरी का पैसा मेरे छोटे भाई को दे देना। और हालांकि सारा ने कोल को ये बात अब बताई थी, लेकिन कोल को अपने हैकिंग के जराये से पहले ही पता था कि सारा का असल नाम सारा नहीं है और उसका एक भाई भी है। और सारा चाहती थी कि ये सारा पैसा इसके भाई को मिल जाए ताकि इसका मुस्तकबिल महफूज हो सके, क्योंकि वो अभी सिर्फ 12 साल का है। और कोल रोते हुए इससे ये पक्का वादा करता है और फिर सारा कोल की बाहों में दम तोड़ देती है। तभी वहां दूर से जख्मी हालत में ओसुकर चलता हुआ आता है, जो शदीद जख्मी था और ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो कोल पर बुरी तरह गुस्सा हो रहा था, क्योंकि इतने मुश्किल और दर्दनाक वक्त में भी इसकी वाहिद फिक्र सिर्फ वो पैसा ही था। और वो बंदूक तान कर वो पैसों का बैग लेता है और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी अचानक एक जोरदार गोली चलती है और हम देखते हैं कि ओसुकर वहीं ढेर हो जाता है और मारा जाता है। फिर कैमरा घूमता है और हमें दिखाया जाता है कि गोली चलाने वाला आदमी वहां पहले से ही घात लगाकर बैठा हुआ था और वो कोई और नहीं बल्कि एक निशानाबाज था, जो कि असल में मार्क का वही पुराना बॉडीगार्ड स्मिथ था, जिसे कोल ने इस दिन जान से नहीं मारा था, बल्कि इस दिन तो कोल ने बस गुस्से में स्मिथ के पास एक पत्थर पर गोली चलाई थी। और तब से वो दोनों मिलकर एक नए प्लान का हिस्सा बन चुके थे, क्योंकि कोल को अपनी हैकिंग की वजह से पहले ही पता चल गया था कि ओसुकर और सारा इसे पीछे से धोखा दे रहे हैं, और मार्क तो वैसे ही एक बहुत बड़ा इंसान था। और कोल को ये सब सच्चाई इसी स्मिथ के जरिए मालूम हुई थी, जो हमेशा साए की तरह सारा पर नजर रखे होता था। और तब ही उन दोनों ने मिलकर ये पूरा इंतकामी मंसूबा तैयार किया था। हालांकि कोल स्मिथ पर पूरा भरोसा नहीं करता था, मगर उसने खुद सारा का लैपटॉप हैक करके जाती तौर पर देख लिया था कि सारा और ओसुकर आपस में मिले हुए हैं। और आखिर में वो दिल से बिल्कुल टूट चुका था और तबाह हो गया था, क्योंकि वो सारा जिसके लिए इसने अपनी जान पर खेलकर इतने बड़े खतरा मोल लिए थे, वो खुद इसे धोखा दे रही थी। इसीलिए इसने ये खतरनाक इंतकाम का मंसूबा बनाया और मार्क के घर की चोरी पर भी राजी हुआ। और कोल ने स्मिथ को इसलिए अपने साथ शामिल किया था क्योंकि स्मिथ को भी अपना बास मार्क बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो हमेशा चाहता था कि वो इस गंदी दुनिया को छोड़कर अपने घर पर अपने बच्चों के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजारे।
इसलिए कोल ने इससे वादा किया था कि ये काम खत्म होने के बाद वो ये सारा पैसा आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे ताकि स्मिथ की जिंदगी भी अच्छी गुजर सके और कोल की भी। और अब अपने इसी वादे के मुताबिक कोल स्मिथ को पैसों से भरा हुआ वो बड़ा बैग दे देता है और फिर स्मिथ वहां अकेला रहकर ओसुक, मार्क और बाकी तमाम लोगों की लाशें एक जगह जमा करना शुरू कर देता है ताकि उन्हें ठिकाने लगा सके। और कोल इस वीरान जगह से सारा के भाई की तरफ अकेला निकल जाता है और फिल्म इसी उदास और गहरे मंजर के साथ यहीं खत्म हो जाती है।